वेलकम वेलकम वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है डायना एंड इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 32 में। चलिए आज का नया दिन और आज का सिचुएशन ये रहा। Hello, my dear friends. Seeing a constant stream of affection, a spontaneous overflowing enthusiasm, and an unalloyed positive zest, even self-satisfied Daniel and Anil couldn't thwart themselves from saying you preponderance amount of thanks to you all for being with us, for following us, for becoming an ardent follower of Dan and English and its content. Hello, my dear friend. Today's situation for you as follows. The backlog of demand, a good institute of English has been in Patna. Dan and English established its base where this language became lowbrow and apprehension of English is nipped in the bud. Hereon, you start speaking just like a hot knife through butter. Please zero in on the Dan and English and follow it fervently. चलिए आज का ये सिचुएशन जो खास करके पटना में जो इंस्टीट्यूट और इंग्लिश का जो डिमांड है उसमें जो डिस्क्रिपेंसीज है जो दिक्कतें हैं उसका जो उस पे आधारित ये सिचुएशन है। इसमें जितना भी वर्ड इडियम्स वगैरह मैं यूज किया हूँ, चलिए मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूँ विथ एग्जांपल विदाउट एनी डिले। तो चलिए आज का ये पहला वर्ड ये रहा, दैट इज बैकलॉग। देखिए बी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब जोड़ देना होगा। ए और ई मिलके ए होता है और ए के आगे दो बिंदी है तो ला। तो देखिए बैकलॉग दैट इज अ नॉन। ये है मीडियर थिंग्स वेटिंग टू बी डन। मान लीजिए उसके पास टास्क बहुत ज़्यादा था लेकिन अभी भी बहुत टास्क बाकी रह गया, अभी भी करने के लिए रह गया है, तो इसको हम बोल लेते हैं बैकलॉग। तो इसका हुआ कि बहुत सारा मेरियट में बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जाम्पल, दे हैव इनॉर्मस बैकलॉग ऑफ वर्क ऑन देयर डेस्क। मान लीजिए उसके पास बहुत सारा वर्क जो है अभी पेंडिंग पड़ा हुआ उसके डेस्क पे, मान लीजिए कहीं पे वो जॉब करता हो या कोई पोजीशन पे होगा और पहले का ही काम उसके पास अभी बहुत पड़ा हुआ है, अभी नहीं क्लियर कर पाया है, इसलिए मैं बोला कि दे हैव इनॉर्मस बैकलॉग ऑफ वर्क ऑन देयर डेस्क। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस नाउन, आई हैव 5 days ऑफ बैकलॉग ऑर्डर। आई हैव 5 days ऑफ बैकलॉग ऑर्डर। मान लीजिए मैं कोई सप्लाई का काम कर रहा हूँ, कोई मुझे ऑर्डर देता है लेकिन उसको अभी तक मैं 5 दिन पहले का भी अभी तक सप्लाई नहीं कर पाया, मेरे पास ऑर्डर उसका पेंडिंग ही चल रहा है। उसी को जब हम बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं बैकलॉग। जैसे आई हैव 5 days ऑफ बैकलॉग ऑर्डर। तीसरा एग्जांपल देखिए, ही इज बिजी इन क्लियरिंग द बैकलॉग ऑर्डर। मैंने आजकल जो है केवल वो पुराना जो ऑर्डर लिया था अभी तक क्लियर नहीं हुआ, उसी को क्लियर करने में वो लगा हुआ है, इसलिए मैं बोला ही इज बिजी इन क्लियरिंग द बैकलॉग ऑर्डर। तो इसका अर्थ हुआ बैकलॉग मीडियर थिंग्स वेटिंग टू बी डन। इसको यूज कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए और अपने सिचुएशन में डालिए। और आज का दूसरा वर्ड रहा, दैट इज एस्टेब्लिश। देखिए एस के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एस पे जोड़ देना होगा। ए और ई मिल जाता है ए होता है और आई और ये बड़ा सा लास्ट में जो लकीर देख रहे हैं वो तालब शाह होता है। तो देखिए इसको पढ़ेंगे एस्टैब्लिश। क्या पढ़ेंगे? एस्टैब्लिश नहीं पढ़ेंगे, एस्टैब्लिश। दिस इज अ वर्ब। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। अगर किसी चीज को स्थापित करते हैं या शुरुआत करते हैं, दैट इज एस्टैब्लिश। उसी को हम बोलते हैं इस्टेब्लिश। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, वी इस्टेब्लिश आवर कंपनी इन 2016। मान लीजिए हम लोग जो कंपनी कोई खड़ा किए वो 2016 में ही उसका मैं शुरुआत कर दिया उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसको हम बोलेंगे वी इस्टेब्लिश आवर कंपनी इन 2016। दूसरा एग्जांपल देखिए, And second example of this word, many textile company established its operation in South India. जैसे आप जानते होंगे टेक्सटाइल का खास करके देखेंगे कि साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा कंपनी है। कारण उसका जो रॉ मटेरियल होगा हो सकता है कि साउथ इंडिया में ज्यादा होगा। मैं डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा हूं क्योंकि मैं इंग्लिश पे ही केवल आधारित रहूंगा, तो इसलिए मैं बोला कि ज्यादातर टेक्सटाइल कंपनी साउथ इंडिया में मिलता है और अपना ऑपरेशन जो है वहां पे ज्यादा चलाता है, इसलिए मैं बोला मेनी टेक्सटाइल कंपनी एस्टैब्लिश ऑपरेशन इन साउथ इंडिया। और तीसरा एग्जाम्पल देखिए, वी वांट टू एस्टैब्लिश आवर डायना इंग्लिश नेम थ्रू आउट बिहार। अभी हम लोग का ये जो डायना इंग्लिश का इंस्टीट्यूट जो हम इंग्लिश का चला रहे हैं, हम लोग का ये कहना है कि हम पूरा बिहार में इसको फैला देंगे। कम से कम पूरा ईच एंड एवरी जितना बिहार का स्टूडेंट सबको अंग्रेजी बुलवा देंगे, धारा प्रवाह बुलवा देंगे। हम लोग का स्लोगन भी है कि अब बिहार बोलेगा अंग्रेजी, वो भी मात्र 45 दिनों में गारंटी के साथ। इसलिए हम लोग का कुछ सपना है, विमर विशेज है, डिजायर टारगेट सेट गोल है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और देखिए कहाँ तक हम लोग सफल रहते हैं। यदि आप लोगों का सहयोग रहा
तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हो जाएगा। चलिए आज का तीसरा वर्ड रहा, That is low bro. Low bro. This is adjective. Low bro. Low bro. देखिए एल के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एल पे जोर देना होगा। ओ करके पढ़ते हैं और फिर यहाँ पे ओ यू और ए यू लगभग सेम है। लो ब्रो, दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब जो आसान भाषा में आपको समझा दे या बहुत ज़्यादा गुत्थी या उलझन ना हो, दैट इज उसको बोलते हैं लो ब्रो। जैसे पहले बोलते थे ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कठिन है, समझ में ही नहीं आता है, लेकिन जो आसानी से समझ में आ जाए, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो भी आसान भाषा में आ जाए समझ में, उसी को हम बोलते हैं लो ब्रो। इसे पहले आप मेरे दोस्त बहुत ही हल्का वर्ड यूज करते होंगे, इजी नॉट कॉम्प्लिकेटेड, जो मैं अर्थ में दिया हूँ, लेकिन आज से उसको रिप्लेस कीजिए लो ब्रो से। पहला एग्जाम्पल देखिए, इंग्लिश विल बिकम लो ब्रो फॉर ऑल हु स्टार्ट फॉलोइंग डायरन इंग्लिश मेथोडोलॉजी। और ये हम लोग पूरा गारंटी के साथ बोल रहे हैं, दावे के साथ बोल रहा हूँ। यदि इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, यदि कोई भी डायरन इंग्लिश का जो मेथड है उसको यदि अपनाएगा, उसको फॉलो करेगा एज इट इज विदाउट एनी डिग्रेशन, कोई बंदा के लिए अंग्रेजी उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जो अभी तक आप समझते इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अंग्रेजी तो होगा ही नहीं। और खास करके आप देखेंगे जो हिंदी बेल्ट के जो स्टूडेंट है, खास करके वो इंग्लिश में ही बहुत ही पीछे रहते हैं, जबकि हकीकत दूसरा है। और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं बार बार कहता हूँ, फिर दोहराता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज नॉक द डोर ऑफ द डायरन इंग्लिश। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एंड सेकंड एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, आफ्टर नोइंग द इंट्रिकेसीज एनी सब्जेक्ट कैन बी लो ब्रो फॉर एनीवन। देखिए हम लोग का ये मानना है, और आप भी जानते होंगे, कोई भी चीज आपको कठिन कब लगता है, जब आप उसके बारीकी नहीं समझते हैं, जब एक एक नुआंस जो है, जो उसका जो कंसेप्ट है, जब सब क्लियर हो जाता है, तब वो आपको बहुत ही आसान लगने लगता है, इजी लगने लगता है, आप बहुत आसान ढंग से आप समझ में आ जाता है। इसलिए मैं बोला कि आफ्टर नोइंग द इंट्रिकेसी एनी सब्जेक्ट कैन बी लो ब्रो फॉर एनीवन, किसी के लिए भी यदि उसका यदि गुत्थी समझ गया तो बहुत ही आसान लगने लगता है। तो इसे मैं आपको दरख्वास्त करूंगा कि आज से यूज कीजिए लो ब्रो का। चलिए आज का फोर्थ वर्ड रहा, दैट इज एप्रहेंशन। एप्रहेंशन दैट इज APPREHENSION। देखिए ए और ई मिलता है, ए होता है और उसके नीचे लकीर है, इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा जोर नहीं देना है, मीन्स सॉफ्ट आवाज रखना है। और एच के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एच पे जोर देना होगा। और ए और ई ए होता है और ई का उल्टा अ होता है, तो ये हो गया एप्रहेंशन। एप्रहेंशन, दिस इज अ नॉन, इसका मतलब होता है फियर, डर, apprehension। और first example of this word, that is the students feel a little apprehension in their first or second class। देखिए एप्रहेंशन मैंने फियर हुआ, डर जिसको हम बोलते हैं, तो इसको रिप्लेस कीजिए। तो जैसे पहला एग्जांपल जो दिए, तो जब कोई भी एग्जाम होने लगता है और कोई भी क्लास में आप जाते हैं, पहला या दूसरा क्लास जब रहता है, तो आपको थोड़ा बड़ा नर्वसनेस फील, डर थोड़ा होने लगता है। उसी को मैं एग्जांपल के तौर पर बताया, द स्टूडेंट फील ए लिटिल एप्रहेंशन इन देयर फर्स्ट और सेकंड क्लास। दूसरा एग्जांपल देखिए, देयर इज ग्रेट एप्रहेंशन अमंग इकोनॉमिस्ट अबाउट रिसेशन। और ये खास करके आप सुनते होंगे, जो इकोनॉमिस्ट जो है, जो खास करके जानकार आदमी होता है, उनके दिमाग में ये डर है कि उन लोगों के बीच में ये डर आ गया कि रिसेशन आ सकता है पूरे ग्लोबल दुनिया में, तो इसलिए बोले कि देयर इज ए ग्रेट एप्रहेंशन अमंग इकोनॉमिस्ट अबाउट रिसेशन। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग इन एप्रहेंशन बी बोल्ड एंड टेक सम करेजियस स्टेप। हम लोग का ये कहना है कि डर में मत रहिए, यदि कुछ करना है तो बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, पूरा करेज के साथ आगे बढ़िए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। इसलिए डर के जीना छोड़िए और पूरा करेज से होइए और एकदम पूरा जोशीले के साथ आगे बढ़िए, तो आप कुछ भी पा सकते हैं। इसलिए बार बार बोलता हूँ कि अब 3 times I said, still I am saying, a student should be known, you can't get blood from a stone. A student should be known, you can't get blood from a stone. And next idiom of this show, that is nip something in the bud. Nip something in the bud, this is idiom to stop something in the beginning itself। मतलब कोई पनपने से पहले ही, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या है, पनपने से पहले उसको जड़ से खत्म करते, दैट इज उसको बोलते हैं nip something in the bud। जैसे देखिए पहला एग्जांपल देखिए, कैंसर कैन बी अवॉइडेड इफ वंस इट डिटेक्टेड अर्ली एंड निप इन द बड।
जैसे आप जानते हैं कि कैंसर जो छोटे ही मामूली एक घाव के रूप में, ऊन के रूप में होता है, और यदि वो पहले क्या होता है, डिटेक्ट ही नहीं होता है। यदि वो डिटेक्ट हो जाए तो, और वो शुरू में ही उसको यदि कोई माने केयर भी नहीं करता है, ये भी बात है। यदि आप केयर करेंगे तो एक मामूली घाव की समान होता है, उसको शुरुआत में ही खत्म किया जा सकता है और कैंसर होने से उसको रोका जा सकता है। इसलिए मैं बोला कि कैंसर कैन बी अवॉइडेड इफ वंस इट डिटेक्टेड अर्ली एंड निप इन द बड। दूसरा एग्जांपल देखिए, And second example of this idiom, you have to nip the money problems in the bud before it becomes problematic. यदि आपको लगता हो कि फ्यूचर में मुझे ऐसा दिक्कत हो सकता है, मनी का प्रॉब्लम, तो आप जानते ही हैं कि बाय एंड लार्ज सबके साथ होता ही है, तो आप यदि फ्यूचर को भांपते हुए पहले ही उसका ये करना चाहिए कि उसका प्रॉब्लम ना हो, उसको पहले ही कुछ निदान करना चाहिए, मैंने शुरुआत से ही सॉल्यूशन देखना चाहिए और शुरुआत में उसको खत्म कर देना चाहिए, प्रॉब्लम को पनपने नहीं देना चाहिए। And third example of this idiom, it is important to nip the problems in the bud itself. यही मैं बोला कि कोई समस्या हो, उसको विशाल होने से पहले ही शुरुआत में उसको खत्म कीजिए, उसको बड़ा मत बनने दीजिए। इसलिए मैं बोला कि यह बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैं एग्जांपल पे दिया, इट इज इंपॉर्टेंट टू निप द प्रॉब्लम इन द बड इटसेल्फ। चलिए आज का 6th वर्ड रहा, And here on HEREON, here on, ये एडवर्ब है, इसका मतलब होता है from this point, मतलब यहीं से। जैसे देखिए पहला एग्जांपल से आप क्लियर कीजिए, इट इज अनलाइकली इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज हेयर ऑन। जैसे मैंने ये कहना है कि अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी हुआ था उसके आधार पे हम ये बता सकते हैं कि यहाँ से फिर इंटरेस्ट रेट का बढ़ना असंभव लगता है, मैंने मुश्किल लगता है, नहीं लगने के बराबर हो रहा है, इसलिए बोले कि इट इज अनलाइकली इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज हेयर ऑन। And second example of this adverb, that is by being a part of Dan on English, from here on English will start looking very easy. जैसे umpteen times I said, still I am saying, no sooner did you the part of the Dan English, तो आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए मैं बोला कि यदि डैन इंग्लिश का यदि पार्ट है तो वहां से आपको अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बहुत ही आसान तरीका से आप अंग्रेजी हम पढ़ाते हैं और आप भी बहुत इंजॉय करते हैं, इसलिए बोला यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, हेयर ऑन इन राइटिंग ए लेटर नो प्रॉब्लम विल अराइज एट ऑल। मैंने यहाँ से मान लो किसी पॉइंट पे हम यहाँ पर रुके हैं, वहां से जो आप एप्लीकेशन या लेटर जो लिखना है बहुत ही आसान है, इसलिए बोला कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, इसलिए हेयर ऑन इन राइटिंग ए लेटर नो प्रॉब्लम विल अराइज एट ऑल। चलिए आज का 7th वर्ड रहा, That is like a hot knife through butter. Like a hot knife through butter, this is a idiom, जिसका मतलब होता है do easily, मतलब आसानी से। कोई भी काम जब आसानी से करते हैं, इससे पहले आप बहुत डिफरेंट तरह का वर्ड यूज करते होंगे मेरे दोस्त, लेकिन आज से यूज कीजिए लाइक ए हॉट नाइफ थ्रू बटर। पहला एग्जांपल देखिए, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश लाइक ए हॉट नाइफ थ्रू बटर बाय ज्वाइनिंग डैन एंड इंग्लिश। ये हम लोग बार बार कर रहे हैं, आज थोड़ा ये सिचुएशन भी आधारित उसी पे है, इसलिए डैन इंग्लिश का नाम भी बार बार आ रहा है। मेरा ये कहना है कि जो ही आप डैन इंग्लिश का पार्ट बनेंगे तो यहाँ से आपको अंग्रेजी में बोलना बहुत ही मक्खन की तरह हो जाएगा, बहुत ही इजी वे में आप बोलना शुरू कर देते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल विल अराइज एनीवेयर। And second example of this idiom, by commanding of a concept, you can solve numericals like a hot knife through butter. जैसे देखिए खास करके आप देखते होंगे, यदि साइंस बैकग्राउंड के आप होंगे, खास करके फिजिक्स में बोला कि यदि न्यूमेरिकल यदि आपको नहीं आता है तो यानी आपको फिजिक्स नहीं आता है, वो कैसे आपको कमांड होगा, जब आप उस पे जब कंसेप्ट आप समझ में आ जाएगा तब आपका जितना न्यूमेरिकल है बहुत ही आसानी से बनने लगेगा, मैंने लाइक हॉट नाइफ थ्रू बटर हो जाएगा। And third example of this idiom, in Rajya Sabha, all bills are passed like a hot knife through butter. आजकल आप देखते होंगे राज्यसभा में कोई भी बिल आता है बहुत ही आसानी से पास हो जाता है, इजी तरीका से पास हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ अपोजिशन थोड़ा कमजोर हो गया है, क्रम्बल हो गया और बीजेपी का बहुत ज्यादा पावर बढ़ गया है आजकल के जमाने में। इसलिए मैं बोला कि कोई भी बिल आसानी से पास हो जाता है राज्यसभा में, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। My dear friend, my urge, my request, my suggestion, please try to follow my show, try to follow, and whatever is being said, if you follow 100%, you can see yourself at that level where you want to be. And next word of this show, that is zero in on someone or something. Zero in on someone or something. This is a phrasal verb. इसका मतलब होता है pay attention of a particular thing. Zero in on someone या something. इससे पहले अपने लोग जैसे पे अटेंशन देते थे, कंसंट्रेशन से साथ इस पे काम करो, इसको देखो, गौर करो, तो ऐसे हम लोग बोलते थे। लेकिन यहाँ से मेरे दोस्त इसको रिप्लेस कीजिए बहुत ही अच्छे फ्रेजल वर्ब से, जीरो इन ऑन। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, बाय जीरो इन ऑन द कंटेंट ऑफ डैन एंड इंग्लिश certainly you will ameliorate your English
नॉलेज योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश। Yes. यानी है कि यदि डायना इंग्लिश के कंटेंट पे यदि आप ध्यान देंगे, पूरा अच्छा सा उसको फॉलो करेंगे, पूरा प्रॉपर ध्यान देंगे, तो अंग्रेजी में आप बहुत ही सुधार पाएंगे। अपने आप को एमलोडेट में सुधार करना, दिनों दिन अच्छा करना, तो आप अंग्रेजी का नॉलेज आपको सुधरते जाएगा, बहुत ही अच्छा करते जाएंगे। And second example of this phrasal verb, first of all decide the target and zero in on it here on. मैंने हम लोग का ये कहना है कि आप यदि कुछ भी करना चाहते हैं, सबसे पहले आप टारगेट को फिक्स कीजिए, उसको पहले डिसीजन होना चाहिए, उसका डिसाइड कीजिए, उसके बाद उस पर एकदम पूरा टक की निगाह से पूरा अटेंशन दीजिए, पूरे जीरो इन ऑन हो जाइए, कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़िए, तो आपको बहुत ही आसान होगा कुछ पाने के लिए। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, कंप्यूटर हेल्प्स इमेंसली इन जीरोइंग ऑन द टारगेट, क्योंकि आपको पता है कि ये कंप्यूटर के जमाने में, कंप्यूटर के आने से बहुत ही ज्यादा परिवर्तन हुआ, और कंप्यूटर हियर मैंने एवरीवेयर यूज होता है, जैसे ड्रोन का कोई सैटेलाइट हो या कुछ भी हो, हर एक जगह कंप्यूटर ही है, तो इसलिए टारगेट पे निशाना लगाना बहुत ही आसान हो गया है। इसलिए मैं दिया कंप्यूटर हेल्प्स इमेंसनली, इमेंसनली बहुत ज्यादा तादाद में, द कंप्यूटर हेल्प्स इमेंसनली इन जीरोइंग ऑन द टारगेट। चलिए आज का 9th एंड फाइनल वर्ड रहा, That is fervently. Fervently देखिए FERVENTly for एफ के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एफ में जोड़ देना होगा, और तीन जैसा जो है वो अ होता है, और उससे चिपक के जो एक लकीर है उसको रॉ पढ़ते हैं, तो ये हो गया फर, और वी को वो करके, और ई का उल्टा लिखा होता है अ होता है, तो देखिए फरवंटली। फरवंटली फरवंटली ये एडवर्ब होता है, इसका अर्थ होता है कि सोच, स्ट्रांग बिलीव, किसी के प्रति आप बहुत ही ज्यादा आप विश्वास जो दिखाते हैं उसी को बोलेंगे हम फरवेंटली। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, फरवेंटली फॉलो द सेइंग ऑफ डायना इंग्लिश, हम लोग का ये कहना है कि पूरा बिलीव के साथ डायना इंग्लिश के बात मानिए, तो 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि लिखने में, बोलने में, ग्रामर में, एट ईच एंड एवरी फ्रंट विल बी सेफ एंड साउंड। एंड सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस एडवर्ब, फ्रीडम फाइटर्स बिलीव फर्वेंटली ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ देयर कंट्री। जैसे देखिए, फ्रीडम फाइटर किसी भी देश का हो, उनके देश के लिए उनका इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता जो है बहुत ही सबसे ज्यादा गर्वान्वित करने वाला चीज होता है, और उनको बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा विश्वास जो रहता है अपने देश के इंडिपेंडेंस पे ही। इसलिए मैं बोला कि फ्रीडम फाइटर्स बिलीव फर्वेंटली ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ देयर कंट्री। और तीसरा एग्जांपल देखिए, एग्रीकल्चर बिल वाज अपोज फर्वेंटली बाय फार्मर्स। आप जानते ही होंगे, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ साल पहले की बात है, जब ये एग्रीकल्चर बिल पास हुआ था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा सेंटर में, तो फार्मर लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग उसका अपोज किया था, क्योंकि उनका बिलीफ होगा कि ये आने से हम लोग का इनकम ये हो जाएगा, प्राइवेट के में हाथ में चला जाएगा, और प्राइवेट के हाथ में चला जाएगा, हम लोग का जमीन भी चला जाएगा, व्हाट एवर जो भी बिलीव होगा, लेकिन स्ट्रांग बिलीव था, इसलिए हम यूज किए एग्रीकल्चर बिल वाज अपोज फर्वेंटली बाय फार्मर्स। My dear friend, throw caution to the wind, nothing will be will o' the wisp, pay heed on what is said by Dana in English. और आप अपने पे विश्वास कीजिए, 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आप में बहुत ही पावर है, आप सब कुछ कर पाएंगे। तो चलिए, अभी जितना भी वर्ड था मैं पूरा डेलिनेट कर दिया हूँ विद एग्जाम्पल, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार सिचुएशन पढ़ देता हूँ। The backlog of demand, a good institute of English has been in Patna. Dana English established its base where this language became lowbrow and apprehension of English is nipped in the bud. Hereon, you start speaking just like a hot knife through butter. Please zero in on Dana English and follow it fervently. चलिए, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे, इस पे आप गौर फरमाइए, इस पे वर्क कीजिए, अपना सिचुएशन बनाइए। तब तक के लिए बाय बाय।